कैसा हो अगर पूरी दुनिया क्लाइमेट चेंज का शिकार होकर बर्फ में मारी जाए और केवल एक ट्रेन में सफर कर रहे पैसेंजर्स जिंदा बच जाएं। कहानी की शुरुआत में हम कुछ गार्ड्स को देखते हैं जो किसी ट्रेन में मौजूद लोगों की गिनती कर रहे थे, जैसे वो कोई जेल में बंद कैदी हों। उन्हीं लोगों में एक आदमी कर्टिस था जो शायद उनसे नाखुश था। कर्टिस के साथ उसका एडगर नाम का दोस्त मौजूद था। असल में वो सभी एक ट्रेन में मौजूद थे जहां उन्हें गुलाम बनाकर रखा गया था। वो गार्ड्स उन सभी से पूछ रहे थे कि उनमें से कोई भी अच्छा वायलिन बजाना जानता है या नहीं। अब उनके लिए खाना लाया जाता है जो कि कुछ प्रोटीन बार्स थे। तभी उन सभी में से एक बूढ़ा आदमी बाहर निकल कर आता है और बताता है कि पहले वो किसी जगह वायलिन बजाया करता था, मगर वो एक ही शर्त पर उनके साथ जाएगा, जब वो उसकी पत्नी को भी साथ चलने देंगे। मगर वो लोग इस बात के लिए नहीं मानते और वो बूढ़ा आदमी उनके साथ जाने से मना कर देता है। मगर गार्ड्स उसकी बीवी को पीट देते हैं और उसे घसीट कर ले जाते हैं। वो जाते जाते अपनी बीवी से वापस लौटने का वादा करता हुआ जाता है। अब हम देखते हैं कर्टिस और एडगर जिस बोगी में रह रहे थे वो बोगी पूरी तरह भरी थी। वो सभी लोग केवल प्रोटीन बार्स खाकर जिंदा थे। वो सभी मिलकर ट्रेन के फर्स्ट क्लास बोगी वाले लोग जिन्होंने उन्हें गुलाम बना रखा था, उनके खिलाफ बगावत करना चाहते थे। अब कर्टिस और एडगर एक बच्चे से जाकर उसका प्रोटीन बार मांगते हैं क्योंकि उसमें कुछ खास चीज छुपाई हुई थी जो उनकी किसी तरह मदद कर सकती थी। वो बच्चा उन्हें अपना प्रोटीन बार देने से बिल्कुल मना कर देता है, मगर आखिर में थोड़ी मशक्कत के बाद वो बच्चा एक बॉल के बदले उन्हें प्रोटीन बार देने को तैयार हो जाता है। उस प्रोटीन बार को काटने पर उसमें से एक छोटी सी चिट बाहर निकलती है जिसमें किसी बेहद खास आदमी का नाम लिखा था जिसने ट्रेन के सिक्योरिटी सिस्टम बनाए थे। उसे इस वक्त ट्रेन की जेल में बंद करके रखा गया था। उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि ट्रेन की किस बोगी में जेल मौजूद है और एडगर को इस बात का भी शक था कि जब वो इंसान खुद को जेल से नहीं निकाल पा रहा तो वो उनकी क्या मदद करेगा। कर्टिस ने आगे की 3 बोगियों के बाद ट्रेन का जेल सेक्शन देखा था, मगर दिक्कत ये थी कि तीनों दरवाजे एक साथ केवल 4 सेकंड के लिए ही खुलते थे। उन 4 सेकंड में सभी गार्ड्स का सामना करके उन दरवाजों को पार करना नामुमकिन था। मगर अगर वो उस आदमी तक किसी तरह पहुंच गए तो वो उनकी पूरी ट्रेन पर कब्जा करने में बेहद मदद करेगा। अब रात के वक्त सभी सो रहे होते हैं, तभी एडगर कर्टिस से कहता है कि उनके लीडर गिलियम की उम्र हो चुकी है, वो इस ट्रेन में ज्यादा दिन का मेहमान नहीं है। उसके गुजर जाने के बाद कर्टिस को ही लीडरशिप संभालनी होगी, मगर कर्टिस ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि उसे उन सबका लीडर बनना पड़े। तभी आधी रात को कुछ गार्ड्स वहां पहुंचते हैं और उन सभी को नींद से उठा देते हैं और सारे लोगों में बच्चों को अलग करने लगते हैं। तभी वहां एक औरत पहुंचती है जो एक बच्चे को चुनकर उसका नाप लेने लगती है, लेकिन तभी उस औरत की नजर टान्या पर पड़ती है जो उसी बच्चे की मां थी जिससे सुबह कर्टिस प्रोटीन बार मांग रहा था। वो औरत अपने बच्चे को बचाने की पूरी कोशिश करती है, मगर इसका कोई फायदा नहीं होता। वो औरत 2 बच्चों एडी और टिम्मी को चुनकर वहां से ले जाती है। एडी का पिता एंड्रयू गुस्से में आकर अपना जूता उतारकर उस औरत के सिर पर दे मारता है। वो औरत उस वक्त इस चीज पर कुछ खास रिएक्ट नहीं करती और वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद वो लोग एंड्रयू के कपड़े उतारकर उसके एक हाथ में कुछ जेल जैसी चीज लगाते हैं। उसके गले में एक स्टॉप वॉच टांग कर उसके हाथों को ट्रेन की खिड़की से बाहर कर देते हैं। ट्रेन से बाहर इतनी ठंड थी जिसने पूरी इंसानियत को खत्म कर दिया था। वो लोग एंड्रयू के हाथों को 7 मिनट तक बाहर रखते हैं। कुछ देर बाद एंड्रयू के हाथ जमकर सुन्न पड़ जाते हैं और इसके बाद वहां एक दूसरी औरत पहुंचती है जिसका नाम मेसन था। वो औरत वहां एंड्रयू को सजा देने पहुंची थी। वो औरत वही जूता उन सभी को दिखाकर उन्हें ऐसी गलती दोबारा न करने के लिए धमकाती है और वो जूता एंड्रयू के सिर पर रख देती है। उन लोगों में बैठा एक आर्टिस्ट उस वक्त एंड्रयू का स्केच बना रहा होता है। अब कुछ वक्त गुजर जाने के बाद वो लोग एंड्रयू का हाथ वापस अंदर करते हैं। उसका हाथ इतने देर ठंड में रहने की वजह से पूरी तरह जम चुका होता है जैसे कोई बर्फ का टुकड़ा हो। तभी वो लोग बेरहमी के साथ उसके हाथों को हथौड़े से कुचल कुचल कर तोड़ डालते हैं। एंड्रयू दर्द से तड़पता है, लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि वो लोग अभी भी उनके गुलामों के लीडर गिलियम की इज्जत करते थे। गिलियम उस औरत से कहता है कि उसे ट्रेन के इंजन संभालने वाले मिस्टर विलफोर्ड से कुछ जरूरी बात करनी है। इसके बाद सबके सोते वक्त कर्टिस, एडगर और उनके कुछ दोस्त मिलकर कुछ बड़ी पाइप्स और ड्रम्स इकट्ठा करते हैं। अब वो सभी ट्रेन की जमीन पर बैठे होते हैं। उसी वक्त कर्टिस के ध्यान में आता है कि कुछ घंटे पहले वो औरत मेसन गार्ड्स को उनकी बेकार गन साइड करने को कह रही थी और इस ट्रेन को इसी तरह चलते चलते 17 साल बीत चुके थे। कुछ सालों पहले एक और बगावत हुई थी जिसमें उन लोगों की ढेर सारी गोलियां खर्च हुई थीं। इसके बहुत ज्यादा चांस थे कि उनकी गोलियां खत्म हो चुकी हैं और वो केवल खाली बंदूकें लोगों को डराने के लिए लेकर घूम रहे हैं।
अब वो लोग एक रिस्क लेने का फैसला करते हैं। वहीं दूसरी तरफ ट्रेन में मौजूद आर्टिस्ट अपनी याददाश्त से एंड्रयू के बेटे एडी और टानिया के बेटे टिम के स्केच बनाकर उन दोनों को देता है। अपने बेटे की याद में टानिया कर्टिस के साथ बगावत के लिए चलने की जिद करने लगती है। तभी अचानक से ट्रेन के अलार्म बजने लगते हैं। गार्ड्स को अंदाजा हो जाता है कि कुछ गड़बड़ है। गार्ड्स अंदर आते हैं उन्हें चेक करने, मगर तभी एडगर और टानिया मिलकर वहां शोर शराबे का माहौल बना देते हैं। अब वो सही वक्त आ चुका था जब आगे की 4 बोगियों के दरवाजे एक साथ खुले थे। कर्टिस तुरंत गार्ड्स के पास जाता है और एक गार्ड की बंदूक अपने माथे पर लगाकर ट्रिगर दबा देता है, मगर उसका शक सही निकलता है। उन गार्ड्स की बंदूकों में गोलियां नहीं थीं। एडगर ये बात चिल्लाकर सभी को बता देता है और सभी ड्रम्स और पाइप्स को उठाकर आगे बढ़ने लगते हैं और गार्ड्स दरवाजा वापस बंद करते उससे पहले वो लोग सभी गार्ड्स को पीटकर साइड कर देते हैं। मगर आखिरी दरवाजे पर उनका सामना एक बेहद बड़े शरीर वाले गार्ड से होता है। वो लोग उसे खत्म करने में नाकाम हो रहे होते हैं, लेकिन तभी पीछे से ग्रे नाम का आदमी आता है और सीधे उसकी छाती पर चढ़कर उसे चाकू भोंककर खत्म कर देता है। अब वो लोग ट्रेन के जेल वाले हिस्से तक पहुंच चुके होते हैं। उस आखिरी गार्ड की चाबियां लेकर वो लोग कई दिनों से बंद पड़े सेल्स को खोलते हैं। उन्हें वो आदमी मिल जाता है जिसकी उन्हें तलाश थी। उसका नाम मिन्सू था, जिसने कई साल पहले इस ट्रेन की सिक्योरिटी सिस्टम्स को डिजाइन किया था। मिन्सू को क्रोनल नाम के एक नशीले पदार्थ की लत लगी थी। क्रोनल की महक से मिन्सू को बेहद जल्दी होश आ गया, मगर होश आने के बाद मिन्सू उनकी किसी भी बात पर कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहा था, जैसे उसे उनकी बातें समझ ही ना आ रही हों। मिन्सू वहीं पड़ी एक ट्रांसलेशन डिवाइस की तरफ इशारा करता है। मिन्सू उनकी भाषा नहीं समझ सकता था और वो केवल चीनी भाषा जानता था। अब कर्टिस उससे कहता है कि उन सभी को उसकी मदद चाहिए। वो लोग उसे हर दरवाजा खोलने के बदले वो नशीला पदार्थ देने का ऑफर देते हैं। तभी मिन्सू अपनी पॉकेट से कई साल पुरानी सिगरेट निकालता है और उनकी मदद करने से साफ मना कर देता है। मिन्सू अचानक से भीड़ के बीच अपनी सिगरेट फेंककर वहां से भागने की कोशिश करता है, मगर उनके हाथों पकड़ा जाता है। मिन्सू वहीं पड़ी एक सेल को खोलता है जिसमें एक लड़की मौजूद होती है। उसे हाथ लगाते ही वो वापस उठ जाती है। अब मिन्सू उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और अपनी बेटी को साथ ले चलने के लिए कहता है ताकि वो भी उनकी मदद कर सके, मगर हर दरवाजे के बदले 2 क्रोनल मांगता है। अब सभी उसकी बातें मान लेते हैं और अब मिन्सू तारों से छेड़छाड़ करके गेट्स खोलना शुरू करता है। मिन्सू की बेटी योना में एक खासियत थी। इस ट्रेन को इसी तरह चलते हुए 17 साल बीत चुके थे और योना का जन्म इसी ट्रेन में हुआ था। वो किसी भी गेट खुलने से पहले ही बता सकती थी कि अगली बोगी में खतरा है या नहीं। उसकी बातें सच भी होती हैं और अगली बोगी पूरी तरह खाली होती है, उसमें कोई भी नहीं होता। तभी अचानक से उन्हें खिड़की मिलती है, जिसे खोलने पर वो लोग कई सालों बाद सूरज की रोशनी देखते हैं। खिड़की से बाहर सालों पहले की बर्बादी का मंजर अभी दिखाई दे रहा था। अब वो लोग एक बोगी और आगे बढ़ते हैं जहां वो लोग अपने एक पुराने दोस्त पॉल से मिलते हैं। इस बोगी में उन लोगों के लिए प्रोटीन ब्लॉक्स बनाए जाते थे। ये काम पॉल कई सालों से अकेला ही कर रहा था। तभी वहां मौजूद मशीन देखते वक्त वो लोग कुछ ऐसा देखते हैं जिसे देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। असल में उन्हें सालों से मिलने वाले प्रोटीन ब्लॉक को ट्रेन में मौजूद कॉकरोचेस से बनाया जा रहा था। कर्टिस ये बात सभी से छुपा लेता है, मगर उसे पॉल पर बहुत गुस्सा आता है। मगर सच्चाई तो ये थी कि पॉल खुद भी वही ब्लॉक्स खाया करता था। अब कर्टिस को फिर से कुछ वैसा ही कैप्सूल मिलता है जो उसे टिम के प्रोटीन ब्लॉक से मिला था। उस कैप्सूल में उनका कोई शुक्रगुजार उनकी मदद के लिए कुछ हिंट्स लिखा करता था। इन कैप्सूल्स को पॉल प्रोटीन ब्लॉक्स में डालकर उन तक पहुंचा दिया करता था, मगर पॉल नहीं जानता था कि आखिर ये कौन लिख रहा है। अब उन्हें मिले कैप्सूल पर पानी लिखा होता है। पॉल उन्हें बताता है कि यहाँ से कुछ बोगी आगे ट्रेन के लोग पानी बनाया करते हैं जिसे पूरे ट्रेन में बांटा जाता है। अब कर्टिस और गिलियम डिसाइड करते हैं कि वो लोग ट्रेन के पानी की सप्लाई पर कब्जा करेंगे ताकि वो लोग पूरी ट्रेन पर अपना कंट्रोल ला सकें। अब मिन्सू दरवाजे खोलने में लग जाता है और कर्टिस योना से पूछता है कि उसे दरवाजे खुलने से पहले दूसरी बोगी के बारे में कैसे पता चल जाता है। तभी अचानक योना मिन्सू से दरवाजा खोलने से मना करती है, मगर तब तक मिन्सू तारें जोड़ चुका होता है। दरवाजा खुलते ही उस बोगी में काले मास्क में कुछ खतरनाक लोग हाथों में कुल्हाड़ी लिए मिलते हैं और आखिर में उन लोगों की एक भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी पीछे से अनाउंसमेंट होती है कि वो लोग किसी खास पुल से होकर गुजर रहे हैं। असल में जब भी वो ट्रेन पूरी दुनिया का चक्कर लगाकर उस पुल से गुजरती थी, तब वो लोग न्यू ईयर मनाया करते थे। उस पुल के खत्म होते ही वो सभी दोबारा आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। तभी वहां मेसन पहुंचती है जो अपने सभी आदमियों को नाइट विजन ग्लासेस देती है। इसके बाद ट्रेन एक लंबी गुफा से होकर गुजरती है और ट्रेन में पूरी तरह अंधेरा छा जाता है। कर्टिस के सभी आदमी इस सिचुएशन में कमजोर पड़ जाते हैं। वहीं दुश्मन बड़ी ही तेजी से उन्हें खत्म करना शुरू कर देते हैं। तभी कर्टिस एक बच्चे को आवाज लगाता है जिसने मिन्सू की माचिस चुरा ली थी।
वो आवाज उस बच्चे तक पहुंच जाती है और वो बच्चा माचिस की मदद से एक मशाल जलाकर लाता है। एंड्रयू उससे वो मशाल लेकर आगे की तरफ बढ़ता है। जल्द ही वो लोग ढेर सारे मशालों में आग लगाकर ले आते हैं और पूरी बोगी रोशनी से भर जाती है। अब कर्टिस के आदमी बड़ी ही तेजी से दुश्मनों पर भारी पड़ने लगते हैं, मगर अंधेरे में एडगर दुश्मनों के हाथों मारा जाता है। कर्टिस मेसन को पकड़कर उसके गले पर चाकू रखता है और सभी से हथियार फेंकने को कहता है। एक दुश्मन चालाकी करने की कोशिश करता है, मगर वो भी मारा जाता है। कर्टिस और गिलियम मिलकर एडगर की मौत का शोक मनाते हैं और अब वो सभी पानी तक पहुंच चुके होते हैं। कर्टिस के सारे आदमी पानी में खुद को साफ करते हैं और अब मेसन उनके कब्जे में होती है। वो लोग मेसन को मारने की धमकी देकर उससे सारी बातें उगलवाते हैं। वो लोग मेसन को विलफोर्ड को इस बोगी में बुलाने को कहते हैं, वरना उसके टुकड़े कर देने की धमकी देते हैं। मगर मेसन उनसे कहती है कि वो अगर उसके टुकड़े कर भी दे फिर भी विलफोर्ड यहाँ नहीं आएगा। अब मेसन उन्हें विलफोर्ड तक ले जाने का वादा करती है और वो लोग मेसन की जान नहीं लेते। अब रात के वक्त गिलियम कर्टिस से कह रहा होता है कि उनके बहुत सारे आदमी मारे जा चुके हैं और उनका बेहद ज्यादा नुकसान हो चुका है। अब तुरंत आगे बढ़ना उनके लिए ठीक नहीं होगा। अब वो लोग डिसाइड करते हैं कि गिलियम वहां रुककर घायल और थके लोगों की हिफाजत करेगा और कर्टिस कुछ साथियों को लेकर आगे बढ़ेगा। गिलियम उसे बताता है कि ट्रेन के इंजन से एक बोगी पीछे उसे एक बड़ा W लिखा हुआ मिलेगा, जिसे खोलने के बाद उसे वहां विलफोर्ड मिलेगा। मगर गिलियम उसे विलफोर्ड से कोई भी बात करने से बिल्कुल मना करता है और वहां पहुंचते ही सबसे पहले उसकी जबान काटने को कहता है। अब वो लोग आगे के दरवाजों के लिए निकलने का फैसला करते हैं। आगे की बोगियों में जाते ही उन्हें अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होता। उन लोगों ने ट्रेन के अंदर पेड़ पौधे उगा रखे होते हैं, साथ ही साथ उन्होंने एक बेहद बड़ा एक्वेरियम भी बना रखा होता है। पूरा का पूरा इकोसिस्टम एक ट्रेन में मौजूद होता है। कुछ दूर चलने पर उन्हें एक सुशी स्टॉल मिलता है जहां मेसन कुछ सुशी मंगाती है। सभी बैठकर सुशी खाते हैं, मगर कर्टिस मेसन को वो कॉकरोच वाला प्रोटीन बार खाने पर मजबूर करता है। अब वो लोग कुछ बोगियां और आगे बढ़ते हैं और अब वो लोग ट्रेन के स्कूल में पहुंचते हैं जहां बच्चे पढ़ रहे होते हैं। टानिया और एंड्रयू अपने बच्चे को वहां ढूंढते हैं, मगर उन्हें उनका बच्चा नहीं मिलता। वहीं क्लास की टीचर उन बच्चों को बता रही होती है कि विलफोर्ड पहले से ही अंदाजा लगा चुका था कि दुनिया खत्म होने वाली है, इसलिए उसने अपनी कंपनी के करोड़ों रुपए खर्च करके एक ऐसी ट्रेन बनाई जो बिना रुके हमेशा चलती रहती है। अब वो टीचर सभी बच्चों को खिड़की पर लेकर जाती है, जहां वो उन्हें बताती है कि कुछ सालों पहले 7 लोगों ने मिलकर इस ट्रेन को रोकने की कोशिश की, मगर जब वो लोग ट्रेन को रोकने में नाकाम हो गए तो वो 7 लोग किसी तरह ट्रेन का दरवाजा खोलकर नीचे कूद गए। उन्होंने ठंड से बचने के कई इंतजाम किए थे, मगर वो कुछ कदमों बाद ही जमकर मारे गए। तभी वहां एक आदमी न्यू ईयर की खुशी पर कुछ अंडे लेकर आता है, मगर उसने कर्टिस के हाथ में जो अंडा दिया उसमें दोबारा वही कैप्सूल मिला। इस बार उस कैप्सूल पर खून लिखा था। तभी अचानक से वो अंडे वाला आदमी अंडों में से बंदूक निकालकर गोलियां चलाना शुरू कर देता है। साथ ही साथ बच्चों की टीचर भी बंदूक निकाल लेती है और उन सभी पर अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर देती है। ढेर सारे लोग मारे जाते हैं, जिनमें टानिया, कर्टिस और उसका दोस्त ग्रे जिंदा बच जाते हैं। तभी स्कूल की टीवी पर एक फुटेज चलती है जिसमें विलफोर्ड के आदमी उन सभी के लीडर गिलियम को खत्म कर देते हैं। इसके बदले में कर्टिस मेसन की जान ले लेता है। अब वो लोग एक एक करके सारी बोगियां पार करने लगते हैं। वो ट्रेन की आगे की बोगियां बेहद लग्जरी से भरी होती हैं। वहां कई सारे स्पा और सैलून खुले होते हैं। अब ट्रेन मुड़ रही थी और आगे की बोगियां पीछे वाली बोगियों के ठीक सामने थीं, जिसका फायदा उठाकर विलफोर्ड का एक आदमी फ्रैंको उन पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है। कर्टिस भी उसके जवाब में गोलियां चलाता है, मगर किसी को भी एक दूसरे की गोलियों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब फ्रैंको तेजी से आगे की बोगियों की तरफ बंदूकें लेकर बढ़ने लगता है। वह बाथरूम के सेक्शन में पहुंचता है, जहां वह गलती से ट्रेन के एक पैसेंजर को गोली मारकर खत्म कर देता है। मगर जब गार्ड्स इस बारे में उसे टोकते हैं, तब वह अपने ही गार्ड्स को खत्म कर देता है। तभी पीछे से ग्रे उस पर चाकू से हमला करता है और वहां कर्टिस भी आ जाता है, मगर दोनों के लड़ने की वजह से कर्टिस को सही निशाना नहीं मिल पाता। पीछे से टानिया भी हमला करने की कोशिश करती है, मगर फ्रैंको टानिया को गोली मारकर खत्म कर देता है। अब टानिया और ग्रे दोनों मारे जाते हैं और कर्टिस बेहोश पड़ा होता है, मगर तभी योना और मिन्सू एक बाथरूम से निकलकर फ्रैंको को खत्म कर डालते हैं। तभी कर्टिस को भी होश आ जाता है। अब कर्टिस टानिया की आखिरी सांसों में उससे उसके बेटे का ख्याल रखने का वादा करता है और टानिया खत्म हो जाती है। अब वो लोग इंजन से कुछ ही बोगियां दूर होते हैं और जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे होते हैं, उन्हें क्लब्स और बार्स जैसी जगहें भी मिलती हैं। मिन्सू उन सभी से ढेर सारा क्रोनल छीनकर इकट्ठा कर लेता है, साथ ही कुछ मोटे जैकेट्स भी जमा कर लेता है। अब वो लोग ट्रेन के इंजन से केवल एक बोगी पीछे होते हैं। अब कर्टिस मिन्सू से दरवाजा खोलने को कहता है, मगर मिन्सू अचानक ऐसा करने से मना कर देता है। अब वो दोनों थोड़ी देर झगड़ने के बाद एक जगह शांति से बैठ जाते हैं और वहां कर्टिस उसे अपनी एक बेहद दुखद कहानी सुनाता है। कर्टिस बताता है कि कई साल पहले जब ट्रेन की शुरुआत हुई थी और पूरी इंसानियत खत्म हो गई थी,
तब ट्रेन में फंसे लोग भूख से तड़प रहे थे। इस वजह से ताकतवर लोगों ने कमजोर लोगों को मारकर खाना शुरू कर दिया था। कर्टिस खुद को उन लोगों का नेता सिर्फ इसलिए नहीं बनाना चाहता था क्योंकि उन लोगों में से कई को वह भूख के कारण मारकर खा चुका था। उसने ये भी बताया कि उसी ट्रेन में एक औरत अपने बच्चे के साथ छुपी हुई थी, जिसे कर्टिस ने जान से मार दिया और उसके बच्चे को उससे छीन लाया। मगर तभी एक बूढ़े आदमी ने अपना हाथ काटकर उसे दे दिया ताकि उस बच्चे की जान बच सके। वो बूढ़ा और कोई नहीं बल्कि गिलियम ही था और वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि एडगर था। ये बात कर्टिस को आज तक सता रही होती है। कुछ दिनों बाद विलफोर्ड के आदमी उनके लिए प्रोटीन बार्स ले आए और उसके बाद इतने सालों से वे लोग केवल प्रोटीन बार्स खाकर ही गुजारा कर रहे थे। अब कर्टिस मिन्सू से दरवाजा खोलने की गुजारिश करता है, मगर तब मिन्सू उसे अपना एक दूसरा प्लान बताता है। मिन्सू कहता है कि हर गुजरते साल बर्फ कम होती जा रही है। उसने हर एक साल खिड़की से बाहर की बर्फ को बहुत ध्यान से देखा है। तभी मिन्सू उसे बताता है कि असल में वह क्रोनल सिर्फ नशा करने के लिए इकट्ठा नहीं कर रहा था। क्रोनल एक ऐसी चीज है जिसमें आग लगाने से वो ब्लास्ट हो जाती है और अब वह क्रोनल का इस्तेमाल करके एक बड़ा ब्लास्ट करेगा और उस ट्रेन से बाहर निकल जाएगा। अब मिन्सू जमा किए हुए सारे क्रोनल को ट्रेन के दरवाजे पर लगा देता है, मगर वो उसमें आग लगाता उससे पहले ही दरवाजा खुलता है और वहीं औरत जो टिम और एडी को अपने साथ लेकर गई थी वहां आकर मिन्सू को गोली मार देती है और उसे ट्रेन की पहली बोगी विलफोर्ड के कमरे में लेकर जाती है। वहां कर्टिस पहली बार विलफोर्ड को देखता है। विलफोर्ड उसे बैठने को कहता है और कुछ ऐसी बातें बताता है जो कर्टिस को हैरान कर देती हैं। असल में विलफोर्ड और गिलियम ने हाथ मिला रखा था, इसलिए विलफोर्ड के आदमी गिलियम की इज्जत करते थे। ट्रेन की आबादी बेहद ज्यादा बढ़ चुकी थी और अब उनके पास संसाधनों की कमी हो रही थी, इसीलिए विलफोर्ड और गिलियम ने मिलकर एक बगावत का प्लान बनाया था। मगर गिलियम नहीं जानता था कि कर्टिस इतनी दूर तक पहुंच जाएगा और इस प्लान में कई पैसेंजर्स मारे जाएंगे। पैसेंजर्स के मरने का बदला विलफोर्ड ने गिलियम को खत्म करके चुकाया था। अब विलफोर्ड चाहता था कि कर्टिस इस ट्रेन को उसी तरह संभाल कर चलाता रहे जैसे वह कर रहा था। फिर विलफोर्ड आखिरी बोगियों में कॉल लगाता है और वो अंडे वाला आदमी उसके आदेश पर कर्टिस के सभी लोगों को खत्म कर देता है, सिर्फ 18 लोगों को छोड़कर। ये सब सुनकर और देखकर कर्टिस पूरी तरह हैरान और परेशान हो जाता है। इसी बीच फ्रैंको, जो मरा नहीं था बस बेहोश था, उसे होश आ जाता है। साथ ही मिन्सू के पैरों में गोली लगी थी, मगर वह किसी तरह खुद को संभालकर उठ खड़ा होता है। अब मिन्सू वहां हमला कर रहे लोगों से लड़ता है और लड़ते लड़ते योना को दरवाजे खोलने का तरीका बता देता है। अब विलफोर्ड कर्टिस को इस ट्रेन के इंजन को संभालने के लिए मनाने की कोशिश कर रहा होता है। इसी दौरान हमें यह भी पता चलता है कि कर्टिस को अब तक मिल रहे कैप्सूल्स और कोई नहीं बल्कि खुद विलफोर्ड ही लिख रहा था, ताकि बगावत में परोक्ष रूप से उसकी मदद हो सके। विलफोर्ड का कहना था कि इंसानियत को बचाने की जिम्मेदारी उसके ही हाथों में है और अगर कर्टिस ने ट्रेन को नहीं संभाला तो ट्रेन के साथ साथ पूरी इंसानियत भी खत्म हो जाएगी। तभी योना वहां का दरवाजा खोल देती है और उस औरत को भी खत्म कर देती है जिसने मिन्सू को गोली मारी थी। उस औरत से सारा क्रोनल लेकर योना उसे दरवाजे पर सेट कर देती है। अब योना अंदर आकर कर्टिस से माचिस मांगती है, लेकिन उसे जमीन में कुछ अजीब सा लगता है। जमीन को खोलने पर वहां टिम होता है, जो कई दिनों से इंजन में फंसा हुआ था और वहां काम कर रहा था। यह देखकर कर्टिस का गुस्सा फूट पड़ता है और वह विलफोर्ड को घूंसे मार मार कर बेहोश कर देता है। फिर कर्टिस इंजन में अपना हाथ डालकर टिम को किसी तरह वहां से निकालता है, लेकिन इस कोशिश में वह अपना एक हाथ खो देता है। इसी बीच योना माचिस लेकर क्रोनल में आग लगा देती है। मिन्सू और कर्टिस योना और टिम को ढक लेते हैं ताकि धमाके का असर उन पर कम पड़े। धमाके की वजह से पहाड़ों से बर्फ खिसकने लगती है और पूरी ट्रेन उस बर्फानी तूफान का शिकार हो जाती है। ट्रेन के हर हिस्से के परखच्चे उड़ जाते हैं और उसमें मौजूद हर इंसान मारा जाता है, सिवाय योना और टिम के। योना और टिम किसी तरह ट्रेन के मलबे से बाहर निकल आते हैं। बाहर निकलने पर मिन्सू की कही बात सच साबित होती है। ठंड पहले से थोड़ी कम हो चुकी होती है। हमारी कहानी यहीं खत्म होती है। जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि हम ऐसी ही कहानियां आपके लिए लाते रहते हैं।